वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो आज का टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हमें पढ़ना क्या है। तो बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की। क्या होता है एक्सपोनेंट एंड क्या होता है पावर। अगर आपने कभी 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको जब रिपीटेटिव नंबर का बार बार मल्टीप्लाई करना होता है, यहां पर 2 कितनी बार रिपीट होकर मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4। सपोज एक और नंबर ले लेते हैं, 3 को हम 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 5। अब जब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 2 to the power 4 एंड 3 to the power 5, तो समझिए ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं बेस। ये होता है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट। इस नंबर को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं इसको, और ये होता है इस एक्सपोनेंट का बेस। वैसे ही इस केस में 3 इज बेस एंड 5 इज एक्सपोनेंट। चलिए, आप अभी तक समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होता है बेस। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस की। चलिए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस की बात करते हैं। तो यहां समझिए, सबसे पहला लॉ होता है, हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। चलिए, सबसे पहला लॉ होता है जहां पर हमारे जो एक्सपोनेंट है ऐड होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, x to the power m इंटू x to the power n, जिसका रिजल्ट क्या होगा? x to the power m प्लस n। इस रिलेशन को समझते हैं। अगर हमारे बेस सेम है, अगर हमारे बेस सेम है और हमारी पावर डिफरेंट हो या सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे बेस सेम है और बेस के बीच में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमारी पावर किस में होंगी? हमारी पावर एडिशन में होंगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं लेता हूं 3 to the power 5 एंड 7 to the power 6। तो स्टूडेंट्स बताइए, क्या यहां पर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी? क्या ये लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर अभी तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस डिफरेंट है। हमारे बेस क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? सेम होने चाहिए। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 5 to the power 6 मल्टीप्लाई, नहीं प्लस लगा के देखते हैं, 5 to the power 7। तो स्टूडेंट्स, क्या यहां पर लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने ऐड का साइन लगा दिया है, और अगर मैं यहां प्लस लगा देता हूं मतलब हमारा लॉ मैच नहीं करता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारा लॉ कहां अप्लाई होता है, ये वाला। तो देखिए, हम लिखते हैं 7 to the power 6 इंटू 7 to the power 9। अब गौर फरमाइए, यहां पर गौर फरमाइएगा, तो यहां पर बेस जो है वो सेम है और दोनों नंबर जो है वो प्रोडक्ट में है। देखिए यहां पर हमारा लॉ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिएगा हमारा बेस है सेम, हमें बेस को एक बार लिखना है और पावर को ऐड कर देना है।
चलिए, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा 7 टू दी पावर 15। तो क्लियर है? तो ऐसे ही अगर आपके मन में जो डाउट चल रहे हो, प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है, अभी हमने देखा कि हमारी पावर ऐड हो रही है, एंड अब हम देखेंगे कि हमारी पावर जो होंगी सब्सट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? सब्सट्रैक्ट होंगी। चलिए तो दूसरा लॉ देखते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n। पिछले लॉ में हमने देखा था दोनों नंबर के बीच क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन अब क्या होने वाला है? अब डिवीजन हो रहा है। कुछ नहीं बदला है, यहां डिवाइड है, वहां प्लस की जगह माइनस हो गया है। मतलब अगर हमारे बेस डिवीजन में है तो हमारी पावर माइनस में होगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे बेस सेम होने चाहिए। बेस डिफरेंट है तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों को हमारे डिवीजन का ऐसा रूप पसंद नहीं है, यह फॉर्म कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसका दूसरा तरीका भी है। हमारे कुछ लोग जो हैं डिवीजन को फ्रैक्शन में लिखा करते हैं, ठीक है? तो ये वाला लॉ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लिखता हूं 5 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2। अगर आप गौर फरमाएंगे यहां पर, तो हमारे बेस जो है वो सेम है एंड बीच में है डिवीजन का साइन, मतलब हमारा लॉ यहां पर अप्लाई होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा, हमारी जो पावर्स है या एक्सपोनेंट्स है वो हो जाएंगे माइनस, मतलब आंसर आएगा 5 टू दी पावर 5। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लिखना पसंद नहीं लगता, तो कुछ लोग कैसे लिखा करते हैं देखिएगा। सपोज 17 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 17 टू दी पावर 2। देखिए x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, दोनों बेस हैं हमारे सेम। हम लिखेंगे 17 टू दी पावर 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 17 टू दी पावर 1, या सिर्फ हम 17। जब भी हमारी पावर 1 होती है तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मलाइज होता है, इसीलिए हम इसको सिर्फ 17 लिख देते हैं। अगर कहीं पर आपको पावर नहीं दिख रही है, मतलब आप ये समझ जाइएगा आप बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको मालूम है कि पावर 1 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सर हमने पावर एडिशन में देख ली, सर हमने पावर सब्सट्रैक्शन में देख ली, सर मल्टीप्लिकेशन में तो दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे आपको। सपोज मान लीजिए आपके बेस के पास ऑलरेडी पावर है, आपके बेस सपोज बेस है 5, उसके पास ऑलरेडी पावर है और उसकी एक और पावर है, यानी होल पावर बोल सकते हैं जिसको, मतलब 5 टू दी पावर 2 तो है, उसके अलावा इस 5 टू दी पावर 2 की भी एक और पावर है 3। तब क्या होगा? तब हमारी जो पावर्स होंगी दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब यहां पर क्या होगा 5 टू दी पावर 6। अब ये हुआ कैसे? सपोज मैं बोलता हूं, आपने लिखा 7 टू दी पावर 3, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप सोचिए जरा, आप यहां पर 5 टू दी पावर 2 लिख रहे हैं और उसकी पावर होल पावर लिख रहे हैं 3, तो आप क्या इसको नहीं लिख सकते? 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2, और सिंस हमारे बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, मतलब 5 टू दी पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 6। तो आपको उसका लॉजिक पता चला क्या हो रहा है यहां पर, और आप अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 5 टू दी पावर 2 इंटू 3
हमने तो ऊपर करके रखा है ऑलरेडी। ये देखिए यहां भी 6 आया और यहां भी 6 आया, तो इसका लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। सर आपने सारे सेम बेस वाले बताए, कुछ आप डिफरेंट बेस वाला लॉ नहीं बताएंगे? बिल्कुल आपके लिए हम डिफरेंट बेस वाला भी लॉ लेकर आए हैं। देखिए अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मैंने आपको डिफरेंट बेस वाला लॉ तो लेकर आया हूं आपके लिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी पावर्स क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस लॉ के लिए आपका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। अब आपका एक्सपोनेंट सेम है तो ये वाला जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 to the power 5 into 3 to the power 7, क्या ये लॉ यहां पर अप्लाई होगा? ना बाबा ना, यहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर जो है दीज आर ऑल्सो डिफरेंट, तो यहां पर यह वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं एक एग्जांपल जहां पर लॉ अप्लाई हो सकता है। हम लिखते हैं 5 to the power 3 into 7 to the power 3। अब देखिए ये लॉ किस में मदद करता है देखिएगा। तो हमारा जो लॉ कहता है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, देखिए अप्लाई हो चुका है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 और 7 होल टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 5 इंटू 7 होल टू दी पावर 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 7 35 टू दी पावर 3। तो समझ रहे हैं आप, जब हमारी पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट होते हैं तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है, x इंटू वाई होल टू दी पावर n। तो आप देख पा रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, 35 होल टू दी पावर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं। अब आप सोचेंगे सर आपने डिवीजन वाला हमको लॉ बताया था, सर आपने हमको डिवीजन वाला लॉ बताया था। सपोज उसमें जो न्यूमरेटर वाले टर्म की पावर है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर वाले टर्म की पावर से, तब क्या करेंगे? देखिए यहां पर सपोज हम लिखते हैं 2 to the power 5 अपॉन 2 to the power 7। तो देखिए यहां पर m-n होता है ना, मतलब 2 to the power 5 माइनस 7, ये क्या हुआ, पावर तो माइनस में आ गई। अब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक लॉ है, आप सामने देख पा रहे हैं। देखिए x टू दी पावर माइनस n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 1 अपॉन x टू दी पावर n। चलिए एग्जांपल देखिएगा। अब देखिए यहां पर हमारे 2 की पावर क्या आ चुकी है, -2, मतलब जब भी पावर किसमें होगी, नेगेटिव में होगी, तो हमारा टर्म जो है वो न्यूमरेटर से शिफ्ट होकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखिए अभी ये जो पार्ट है ये न्यूमरेटर में है, तो अगर हम पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये 2 to the पावर -2 अपॉन 1 जो है वो बदल जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब 1 अपॉन 2 to the पावर 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी समझ में नहीं आया है। चलिए तो सपोज हम लिखते हैं 3 to the पावर -5, सिंपल है, ये अभी कहां पर है, ये न्यूमरेटर में है। अगर हम पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमें कन्वर्ट करना है पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में। सपोज अगर न्यूमरेटर के किसी टर्म में, अगर न्यूमरेटर के किसी टर्म में और डिनोमिनेटर के किसी टर्म में
दोनों में पावर जो है या एक्सपोनेंट है वो दोनों नेगेटिव है। सपोज हम लिखते हैं 5 टू दी पावर -2 एंड 7 टू दी पावर -3। चलिए मैंने आपको क्या बताया, टर्म की पावर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो आप बताइए अगर डिनोमिनेटर की पावर नेगेटिव में है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। चलिए तो यहां पर देखिएगा, ये जो है ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट, मतलब 5 टू दी पावर 2, और ये जो टर्म है ये हो जाएगा न्यूमरेटर में शिफ्ट, मतलब 7 टू दी पावर 3। तो हमारी पावर किस में चेंज हो गई, एक पॉजिटिव इंटीजर में। तो क्लियर है, आई होप ये वाला लॉ भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। चलिए नेक्स्ट लॉ है हमारा x टू दी पावर n अपॉन y टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x अपॉन y होल टू दी पावर n। सर आपने मल्टीप्लीकेशन में तो बता दी होल पावर, सर प्लीज एक बार डिवीजन में भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आपकी हर समस्या का हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो देखिए, अगर आपके बेस डिफरेंट है डिवीजन में, सपोज मैं लेता हूं यहां पर 8 और दूसरा लेता हूं 9, सपोज आपके बेस डिफरेंट है और आपके एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, आपके बेस डिफरेंट है, आपके एक्सपोनेंट सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली 8 अपॉन 9 होल टू दी पावर 3 ले सकते हैं, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सपोज आपको दिया है 7 अपॉन 2 होल टू दी पावर 3, तो यहां समझिए यहां पर 7 अपॉन 2 होल टू दी पावर 3 है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम दोनों की अलग अलग पावर ले लेंगे, मतलब 7 की पावर 3 ले लेंगे और 2 की पावर भी 3 ले लेंगे। चलिए आई होप ये वाला लॉ भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने माइनस भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दी पावर, सर आपने पॉजिटिव भी बता दी, सर फ्रैक्शन में हमको आज तक पावर दिखाई नहीं दी। बिल्कुल दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे। चलिए तो हमारी पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी होती है, कब, जब हमारा जो बेस है वो रूट के अंदर होता है। जब हमारा बेस रूट के अंदर होता है तो अगर हमें उसको रूट से हटाना है तो पावर को फ्रैक्शन में लिखना होता है। सपोज यहां पर आपका लिखा है थर्ड रूट ऑफ 5, या इसको हम क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 5 टू दी पावर 1 अपॉन 3। अगर हम उसको रूट से हटाएंगे 5 को तो हम क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर 1 अपॉन 3। एंड सपोज मान लीजिए ये 5 के पास ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट होता, सपोज 5 के पास ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट होता और यहां पर हम इसका 5th रूट निकाल रहे होते। सपोज 5 के पास यहां पर ऑलरेडी एक्सपोनेंट होता और हम यहां पर क्या कर रहे होते, हम यहां पर इसका 5th रूट निकाल रहे होते। तब हम क्या करते, तब हम यहां पर 5 टू दी पावर 3 अपॉन 5, देखिए 1 अपॉन 5 इसके कारण हो जाता, यहां 5 की पावर ऑलरेडी 3 तो है और इसके कारण होता 1 अपॉन 5, तो इसकी पावर हम क्या लिखते, 3 अपॉन 5। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, मैंने लिखा 7 रूट ऑफ 7। चलिए सर यहां तो कोई नंबर ही नहीं है, सर जीरो ले लें क्या, नहीं जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। जैसे अगर हम पावर में, सर नहीं सर 1 ले लेते हैं, 1 तो पक्का लेंगे, नहीं 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 1 भी नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए आपके नंबर पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होता तो आप क्या लेते हैं इसको 1,
लेकिन रूट के केस में आप 1 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रूट की शुरुआत होती है 2 से, हमारे रूट की शुरुआत होती है 2 से। तो समझिए यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहां पर वैल्यू क्या है? रूट की 2 है। यहां पर जो रूट की वैल्यू है, यानी हमें कौन सा रूट निकालना है? हमें यहां पर सेकेंड रूट निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पर 2 है, तो रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 टू द पावर 1/2। सपोज हम 3/5 को बोथ में हम रूट में देख रहे हैं। देखिए ये रूट जो है ये 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 होल टू द पावर 1/2। आई होप ये वाला लॉ भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। चलिए नेक्स्ट लॉ है हमारा क्या? इफ x टू द पावर 0, सर 0 होना चाहिए आंसर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, आंसर क्या होगा? 1। 3 की पावर 0 हो, आंसर क्या होगा? 1। 10,000 की पावर 0 हो, आंसर क्या होने वाला है? 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, आंसर 1 होगा। सपोज -2 की पावर देखते हैं 0, तो भी 1। -7 की पावर देखते हैं 0, तो भी 1। मतलब हर चीज की पावर 0 होगी, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर 1 आने वाला है। देखिए आपके नाम की पावर 0, मेरे नाम की पावर 0, हर किसी के नाम की पावर 0, आप जो शूज पहनते उसकी पावर 0, आंसर आएगा 1। ठीक है, आप जिस कॉपी में लिखते हैं उसकी पावर 0, आंसर आएगा 1। किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है जो इस लॉ को फेल कर देता है, दैट इज खुद 0। देखिए 0 ही वो नंबर है जिसकी पावर 0 होती है, तो आंसर आता है अनडिफाइंड। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ 0 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर आपके सामने प्रकट होता है और उसकी पावर 0 होती है, तो आपका आंसर क्या आने वाला होता है? सिर्फ और सिर्फ 1। एक को छोड़कर वो खुद 0 ही है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1/2 टू द पावर -2, देन प्लस 1/3 टू द पावर -2 एंड देन 1/4 टू द पावर -2। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, जहां पर हमारी जो पावर होती है, जहां पर हमारी जो पावर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। वो लॉ क्या था? तो समझिए, अगर सपोज एक नंबर है x, उसकी पावर अगर माइनस में होती है, अगर कोई नंबर x है उसकी पावर अगर नेगेटिव होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x टू द पावर n। मतलब सीधा सीधा है, हमें क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है। चलिए तो ये वाला लॉ यहां पर पूरा पूरा अप्लाई हो रहा है, हर एक टर्म पर अप्लाई हो रहा है। तो यहां देखिएगा, यहां पर पावर क्या है? -2 है, मतलब हम इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, 2/1 टू दी पावर 2। क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसीलिए हमारी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। 10, ये 3/1 है, सॉरी ये 1/3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। एंड देन ये 1/4 है, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो हमारी सारी पावर हो चुकी है पॉजिटिव। अब हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 2। चलिए तो 2 टू दी पावर 2 होता है 4, 3 टू दी पावर 2 होता है 9 और 4 टू दी पावर 2 होता है 16।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 29। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी कुछ पावर नेगेटिव में है और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ पावर नेगेटिव में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको, अगर वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करती है तो हम उसको कहां शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। चलिए, तो जितने भी नेगेटिव वाले पावर वाले बेस दिख रहे हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग जगह पर प्लेस कर दीजिए। चलिए, तो ये 3 न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। चलिए, ये 10 की पावर भी यहां पर नेगेटिव है, इसको भी हम डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। क्या 125 की पावर नेगेटिव है? नहीं नहीं नहीं, 125 पावर में नेगेटिव में नहीं है। चलिए, क्या 5 टू दी पावर जो -7 है वो नेगेटिव है? हां, वो नेगेटिव है। चलिए, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। 6 टू दी पावर -5 है, इसको भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और यहां पर 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सिंस ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा 5 टू दी पावर 7 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 5, और इसको ये 125 है, ये भी हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। चलिए, उसके बाद 3 टू दी पावर 5 एंड हम 10 को भी 2 प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 5 टू दी पावर 5। चलिए, तो अगर आपने ऐसा कोई लॉ देखा होगा, x इंटू वाई होल टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n, मतलब अगर दो नंबर की पावर जो है वो होल ब्रैकेट में होती है तो हम उसकी सेपरेट पावर ले सकते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा हम इसकी सेपरेट पावर लेते हैं, 5 टू दी पावर 7 इंटू 3 की पावर सेपरेट ले लेंगे 3 टू दी पावर 5, हम यहां पर 2 की पावर सेपरेट ले लेंगे 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 3। चलिए, उसके बाद 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 की पावर सेपरेट ले लेंगे 2 टू दी पावर 5 एंड 5 टू दी पावर 5। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, अब आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यहां पर हमारे जो बेस हैं कुछ बेस सेम है। देखिएगा यहां पर जो है हमारा 5 जो है बेस वो सेम है, पावर उसकी डिफरेंट है। चलिए, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं पावर को, तो 5 टू दी पावर हो जाएगी 7 प्लस 3, 7 प्लस 3। तो यहां पर गौर फरमाइएगा, बाकी जो हैं उसके कोई भी बेस सेम नहीं है। 2 टू दी पावर 5, अब यहां पर हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। चलिए, 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5। चलिए, तो यहां देखिएगा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 3 कितना होता है, 7 प्लस 3 10 होता है। चलिए, 5 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 होल अपॉन में 3 की पावर 5, 2 टू दी पावर 5 एंड 5 टू दी पावर ऑल्सो 5। चलिए, तो मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम हो और बेस आपस में डिवीजन में हो
देखिए बेस सेम है और बेस आपस में डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, तो 5 का यहां पर एक बेस है और एक यहां पर बेस है, तो हम करेंगे 5 टू दी पावर 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 3 का एक यहां बेस है, एक यहां बेस है, तो 3 की पावर 5 माइनस 5। चलिए, फिर उसके बाद इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 10 माइनस 5 होता है 5, 3 5 माइनस 5 3 टू दी पावर 0 एंड 2 टू दी पावर 0। चलिए, तो 5 की पावर 5, अब देखिए हमने देखा था x टू दी पावर 0 कितना होता है 1, और 2 की पावर भी यहां पर 0 है, मतलब और 3 की पावर भी 0 है। चलिए, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 टू दी पावर 5। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर पावर नेगेटिव है, और पावर जब नेगेटिव होती है तो हमारा बेस क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा ये है -2/3, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको या तो -3/2 लिख सकते हैं या तो हम 3/-2 लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना हो। लेकिन हमेशा हमें जो माइनस का साइन है वो न्यूमरेटर के साथ रखना चाहिए। चलिए, तो हम इसको लिखेंगे -3/2 होल टू दी पावर 2। चलिए सर, एक भी क्वेश्चन आपने अभी मल्टीप्लिकेशन का नहीं बताया था। देखिए, आ चुका है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। तो आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो यहां पर एक बेस है जिसकी पावर 2 है और उसकी होल पावर भी 2 है। चलिए, तो यहां पर आप गौर फरमाइए, -3/2 होल टू दी पावर 2, इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, x टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर m इंटू n। चलिए, तो यहां पर -3/2 3/2 टू दी पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2। चलिए, तो यहां पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -3/2 होल टू दी पावर 2 इंटू 2। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, -3/2 होल टू दी पावर 4। चलिए, तो -3 की पावर हम सेपरेट पावर ले लेते हैं, -3 टू दी पावर 4 एंड 2 टू दी पावर 4। हमें पता है -3 की पावर क्या होती है, -3 की पावर होती है, सॉरी, सिंस ये एक इवन नंबर है तो माइनस का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 4 होती है 81 एंड 2 टू दी पावर 4 होती है 16। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आने वाला है 81/16। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको डाउट्स हो इसके टॉपिक के बारे में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।